हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को समझा था। आज के क्लास में हम लोग एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेट को समझा था, कैपिटल को समझा था और लाइबिलिटीज को समझा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, असेट और लाइबिलिटीज के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। तो देखो, असेट क्या होता है। असेट से हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एसेट को यूज करके हमें क्या मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट्स मिलता है असेट को यूज करके। ठीक है, बट लाइबिलिटीज क्या होता है कि लाइबिलिटीज से हमें क्या होता है, फ्यूचर में पेमेंट करने होते हैं। फ्यूचर में क्या करने होते हैं, हमारे ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम फ्यूचर में उसको पे करें। असेट से तो हमें बेनिफिट मिलता है, बट लाइबिलिटीज में हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी। आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू रीपे। रीपे मतलब दोबारा पेमेंट करने का, यानी कि हमें पैसा आया। जब हम लाइबिलिटीज यानी लोन वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, हमको पैसा घर में आता है, हमारे बिजनेस में आता है, हम जब उसे वापस क्या करते हैं, रीपे करते हैं। कब, फ्यूचर में। ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फ्यूचर। ऑब्लिगेशन टू रीपे इन फ्यूचर। ठीक है, एसेट क्या हुआ, एसेट से हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलता है यूज करके। लाइबिलिटीज क्या होता है, एक जिम्मेदारी होता है जिसे हमें फ्यूचर में रिपेमेंट करना होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकंड डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो, असेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस क्या होता है ये सब समझेंगे, ठीक है, आगे चल के। अभी बस इतना समझ लो डिफरेंस के मामले में कि असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज किधर होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और असेट क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन के। तो एसेट को कहां पे दिखाते हैं, एसेट को कहां पे दिखाते हैं, तो इसे हम दिखाते हैं राइट हैंड साइड में। सोन ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी अपने दाएं साइड में दिखाते हैं ऑफ बैलेंस शीट। शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। और लाइबिलिटीज को कहां दिखाते हैं सर, तो लाइबिलिटीज को हम दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको पता होगा, बैलेंस शीट क्या होता है, हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है, जहां पे हम एसेट को दिखाते हैं, कैपिटल को दिखाते हैं और लाइबिलिटीज को दिखाते हैं। तो अभी हमने बात की एसेट को कहां दिखाते हैं, तो एसेट को हम राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, यानी दाएं तरफ। ठीक है, और लाइबिलिटीज को कहां दिखाते हैं, बाएं तरफ, यानी इसको हम दाया साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसको कहां दिखाते हैं, बाया साइड में। ठीक है, कहां दिखाते हैं, बाया साइड में। ये क्लियर हो गया। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बैलेंस डेबिट होता है और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, असेट जब बढ़ता है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, और जब लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। इस पे मैं डिटेल में अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और असेट से हमें क्या मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, और लाइबिलिटीज क्या होता है, एक जिम्मेदारी होती है रीपे करने की फ्यूचर में। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। अब देखो, एक व्यापार को चलाने के लिए क्या सब चाहिए, तो सर बिजनेस को जब हम चलाते हैं तो 2 चीज चाहिए। एक तो व्यापार को चलाने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है, जिसे हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि मुझे फर्नीचर की जरूरत होगी, मुझे प्लांट एंड मशीन की जरूरत होगी, मुझे कंप्यूटर की जरूरत होगी, मुझे गाड़ी की जरूरत होगी। तो ये सब सर फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा और उस एसेट को खरीद के हम इसे बिजनेस पे लंबे समय तक यूज करेंगे। तो सर एक तो ये हो गया कि हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए।
डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए, जैसे कि मुझे स्टाफ को सैलरी देनी है, हमें रॉ मटेरियल खरीद के लाना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हमें रेंट पे करना है, एटसेट्रा। यानी एक तो हो गया डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और एक हो गया फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है व्यापार में यूज करने के लिए। तो सर अब समझो इस बात को कि फिक्स्ड एसेट्स को जो परचेज करते हैं उसके लिए जो कैपिटल का यूज करते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नोट भी साथ में कराते जाता हूं कि कैपिटल को हम दो भाग में बांट सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि कैपिटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट कर सकते हैं। एक तो वैसा कैपिटल जिसका यूज करके हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, तो उस तरह के कैपिटल को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। उसे क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब हिंदी में उसे बोलते हैं अस्थिर पूंजी। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जिस पूंजी की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल, इसे हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी। ये चेंज होते रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, कार्यशील पूंजी। ठीक है, चलो अब सर इसको समझते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो सर फिक्स्ड कैपिटल तो वो होता है, आपने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में जो कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट। यानी कि क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो पूंजी लगती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि कैपिटल चाहिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, ठीक है, मोटर कार खरीदने के लिए, एटसेट्रा। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल लगाते हैं उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब सर वर्किंग कैपिटल बता दो, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हम उसको रखते हैं डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल अवेलेबल फॉर डे टू डे, फॉर डे टू डे वर्किंग, डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस, यानी डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल लगता है, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल लगता है। ठीक है, वैसे डे टू डे, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल लगता है उसे हम कौन सा कैपिटल बोलते हैं, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब सर वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल हुआ जैसे आपको फिक्स्ड क्या बोलते हैं, कोई रॉ मटेरियल आपको खरीदनी है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे परचेज कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल, परचेज क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमको स्टाफ को सैलरी देना है, यानी कोई ऑफिस का खर्चा हो गया, ऑफिस का खर्चा हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे स्टाफ को सैलरी देना है, वर्कर को वेजेस देना है, रेंट देना है, बिजली बिल देना है। तो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो, तो हमने असेट समझ लिया, कैपिटल समझ लिया, लायबिलिटीज को समझ लिया। असेट क्या होता है, कोई भी चीज जिसे हम बिजनेस में यूज करते हैं और उससे बिजनेस को फायदा मिलता है, कोई भी चीज जो बिजनेस एंटिटी को फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाता है वो हमारा क्या है, असेट है। ठीक है, और कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा मालिक यानी प्रोप्राइटर, मतलब क्या होता है, ऑनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो पैसा प्रोप्राइटर लाता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जो भी अमाउंट
ऑनर, बिजनेस का ऑनर लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और लाइबिलिटीज क्या होता है कि कैपिटल के अलावा बाहर से जो हम लोग अमाउंट लेके आते हैं बिजनेस में, वो जो होता है वो लाइबिलिटीज होता है, उसे क्या होता है, चुकाना पड़ता है फ्यूचर में, उससे फ्यूचर में क्या होता है, लाइबिलिटीज का रीपे करना होता है। तो आई होप एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज आप लोग अच्छे से समझ लिया है। अब देखो ये एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज, और आगे चल के आप लोग पढ़ने वाले हो इनकम और एक्सपेंसेस। ये जो पांच है ना, एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंसेस, ये जो है हमारे अकाउंटिंग का पिलर है। इसके बिना आप अकाउंटिंग समझ ही नहीं सकते हो, सीख ही नहीं सकते, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे, कृपया करके आप लोग सिस्टमैटिक ढंग से क्लास कीजिए। ठीक है, और जो भी पीछे का क्लास आप लोग का बचा होगा उसको आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, तो एक्सपेंसेस, अब देखो आप बिजनेस आप किस लिए करते हो, बिजनेस कमाने के लिए करते हो, और कमाने के लिए जो सारे खर्चे खर्चे यानी कि जो सारे लागत लगते हैं, ठीक है, वही हमारा एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आप बिजनेस को में कमाने के लिए जो लागत आते हैं यानी जो कॉस्टिंग आती है वही हमारा एक्सपेंसेस है। उसको आप इस तरह से समझो, आप कोई अमाउंट स्पेंड करते हो, मैं क्या बोला, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। आपने क्या किया, आपने खर्च किया, अमाउंट स्पेंड किया या इनकर्ड किया। अब दोनों में थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उतना आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको हिंदी में यूज लिखोगे ना तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो कि आप हर एक वर्ड को ट्राई करो कि आप, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो उस हिंदी को समझो। ठीक है, मैं क्लास में समझा ही देता हूं, बट कोशिश करो कि आप धीरे धीरे इंग्लिश में अडॉप्ट कर लो, क्योंकि अकाउंटिंग आप हिंदी में कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो मैंने क्या बात कर रहा हूं कि अमाउंट स्पेंड यानी आपने खर्च किया। ठीक है, और एक होता है इनकर्ड यानी कि खर्च हुआ बट पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो बट आप इसको बोल सकते हो हिंदी में, अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि टोटल कुल लागत, कुल लागत। ठीक है, आपने खर्चा कर दिया, पेमेंट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो खर्चा कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, इनकम कमाने के लिए सर, टू अर्न रेवेन्यू, टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई अमाउंट स्पेंड करते हो, ठीक है, और इनकर्ड होता है टू अर्न रेवेन्यू, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, आप कमाने के लिए जो भी खर्च करते हो, कमाने के लिए जो भी खर्च करते हो, आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हो कि कमाने के लिए, कमाने के लिए जो खर्च होती है, जो लागत बोल सकते हो, कमाने के लिए जो खर्च की जाती है, खर्च की जाती है वही क्या है, एक्सपेंसेस है, यानी वही क्या है, व्यय है। ठीक है, कमाने के लिए जो खर्च की जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपेंसेस होती है, ठीक है, ये एक्सपायर हो जाती है विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पूरे ये जो खर्चा होगा वो पूरे साल भर का ही होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। यानी देखो आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, उसे हम खर्चा नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर, पेमेंट तो वहां भी हुआ है, बट देखो उसका जो यूज होगा वो लंबे समय तक व्यापार में यूज होगा, वो खर्चा नहीं होगा। क्योंकि खर्चा का जो एक मेजर जो फीचर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि आप जो खर्चा करते हो उसकी एक्सपायरी पीरियड 1 ईयर होता है, यानी 1 साल के अंदर क्या होता है, उसे पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके थ्रू वो कैपिटल में चला जाता है, यानी कैपिटल को क्या करता है, कम कर देता है। वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो तो मैंने क्या बोला कि एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या हो जाती है, वो एक्सपायर्ड हो जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो इंडिया में जनरली अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का है, 1 साल का। बाहर में भी आप देखोगे अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। जनरली स्टार्ट होता है जनवरी से और दिसंबर तक चलता है। ठीक है, और या अप्रैल से शुरू होता है, मार्च तक चलता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है, आप ऐसे बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस,
यानी खर्चे की जो वैल्यू है वो एक्सपायर्ड हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, एक्सपायर्ड यानी खत्म, एक्सपायर्ड मतलब होता है खत्म हो जाती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। यानी एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है। चल, अब ये तो समझ में आ गया कि एक्सपेंसेस, अगर जैसे हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो ये एक्सपेंसेस नहीं है, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसका यूज तो हम एक साल से लंबे समय तक करेंगे, एक साल से ज्यादा करेंगे, लेकिन खर्चा जो है, उस खर्चे का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, वो एक ही साल तक मिलेगा। मैंने क्या बोला कि एक्सपेंसेस का इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी एक्सपेंसेस करने से जो फायदा होगा, एक्सपेंसेस का इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट अप टू 1 ईयर तक ही मिल सकता है, अप टू 1 ईयर तक ही मिलेगा। इस चीज को समझो, मैंने क्या बोला, मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि खर्चे का जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, यानी आपने कोई खर्चा किया, जैसे स्टाफ को सैलरी दी तो आपने सैलरी क्या हुआ, 1 महीने का दिया। आप अगर बिजली बिल का पेमेंट करते हैं तो 1 महीने का या पूरे साल भर का करते हो, लेकिन उसका बेनिफिट जो, ऐसा नहीं कि हम पे अभी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हम 2 साल तक लेंगे। हम जनरली मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है उसका बेनिफिट, अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं बट उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा का मिलेगा, तो हम उसे खर्चा हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जो आगे हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। अभी बस इतना समझो कि हम कोई सा भी अमाउंट स्पेंड करते हैं और इनकर्ड, इनकर्ड मतलब होता है कि खर्चा तो हो गया बट अभी तक पेमेंट नहीं किए, ठीक है। टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए, कभी कभी हम इनकम और रेवेन्यू को इंटरचेंज करके हम बोल देंगे, कभी इनकम बोल देंगे, कभी रेवेन्यू बोलेंगे, बट दोनों में अकाउंटिंग टर्म में डिफरेंस है, ठीक है। बट वो आगे चल के आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब ये देखो कि अमाउंट स्पेंड और इनकम हो रहा है टू अर्न रेवेन्यू, तो वो क्या है, एक्सपेंसेज है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये भी तो बता दो कि ये जो अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड हो रहा है, ये किस टर्म में हो रहा है, इससे हम क्या करेंगे, ये अमाउंट किस चीज के लिए स्पेंड करेंगे। तो देखो, ये जो अमाउंट स्पेंड होगा वो 2 चीज के लिए हो सकता है। अमाउंट स्पेंड और इनकर्ड जो होगा वो 2 चीज के लिए हो सकता है, फॉर गुड्स, ठीक है, आप गुड्स खरीदने के लिए आप अमाउंट को स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई सा सर्विस लेने के लिए, वो सर्विस का यूज करके आप क्या करोगे, रेवेन्यू कमाओगे, उसके लिए आप अमाउंट करोगे, ठीक है, अमाउंट का यूज करोगे। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु, गुड्स को क्या बोलते हैं, वस्तु, ठीक है, और सर्विस को क्या बोलते हैं, सेवा, ठीक है। यानी कोई सा भी गुड्स और सर्विस का यूज करके आप उस पर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो टू अर्न द रेवेन्यू। सर आप एग्जाम्पल भी बता दो कि सर गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब देखो, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम जो रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं तो वो गुड्स के लिए लाते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, अब देखो, प्रिंट कराने का खर्चा, स्टेशनरी मतलब कुछ आप, जैसे कि ऑफिस का, जैसे कि आपने कॉपी ले लिया, पेन ले लिया, तो कुछ स्टेशनरी वगैरह का खर्चा होता है, वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सर्विस का। तो सर्विस में क्या होता है कि आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने स्टाफ को क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ठीक है। कोई सा रेंट, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी ऑफिस एक्सपेंस है जो सर्विस के नेचर का है, ठीक है। तो हम जो खर्चे करते हैं वो जनरली 2 कैटेगरी में आता है, गुड्स और सर्विस। अब देखो, इसके अलावा भी आपको एक नया कैटेगरी मिल जाएगा जो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंसेज है, ठीक है। अदर मैं बोल सकता हूं इसको, अदर कैटेगरी में लेके जा सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल दे दूं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे। मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट।
अब ये क्या होता है, तो देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है ये आगे चल के हम लोग सीखेंगे, बस इतना समझ लो कि कोई सा अस्थायी संपत्ति, जैसे हमने कार खरीदा, ठीक है, अब कार खरीदा तो उसका जब यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू गिरेगा, तो उसको वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये भी खर्चा है, बट इसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये बस इनकर्ड होता है, आप अपने बुक में बस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक एक्सपेंसेज में, एक्सपेंसेज में होता है कोई भी अमाउंट स्पेंड हुआ या इनकर्ड हुआ, यानी जरूरी नहीं है कि पेमेंट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पेमेंट करना जरूरी है तभी वो एक्सपेंसेज होगा। जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके लिए हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, बट जनरली अगर हम जो पेमेंट करते हैं वो जनरली गुड्स और सर्विस के लिए करते हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीद के लाते हैं, स्टाफ को सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, बिजली बिल देते हैं, तो ये सर्विस के नेचर में आता है, ठीक है। ये सब जो खर्चे करते हैं किस लिए करते हैं, रेवेन्यू कमाने के लिए, ये सब करते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, जो खर्चे करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, यानी इसकी जो लाइफ है वो 1 ईयर तक ही रहने वाली है। 1 ईयर के बाद क्या होगा कि 1 ईयर के बाद इसका जो बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलेगा, विद इन 1 ईयर ही रहेगा, तभी हम इसे एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब हम लोग एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एक्सपेंसेस का, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे हम लोग एक्सपेंसेस को अपने अकाउंट्स में ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कोई सा भी खर्चा है, मैंने क्या बोला कि उसकी जो लाइफ होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 साल में खत्म हो जाती है, ठीक है, यानी उसका बेनिफिट हमें 1 साल में मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि उस खर्चे को हम क्या करेंगे, जब अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, यानी एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यानी बोल सकते हो आप साल के अंत में, मैं क्या बोल रहा हूं, साल के अंत में, यानी आपका जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, जनरली मैं बोल रहा हूं कि पूरे इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड जो चलता है वो 1 ईयर का चलता है, इंडिया से बाहर भी चलता है, बट आप चाहो तो इसे क्वार्टरली भी कर सकते हो, जैसा आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा, ठीक है, आपको जैसा मिलेगा। बट एक्सपेंसेस जब अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, जब एंड हो जाता है अकाउंटिंग पीरियड, तो हम क्या करते हैं, उस खर्चे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सर कहां ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं वो करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। कहां करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब कंपनी का केस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि हम जो भी खर्चा होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, साल के अंत में खर्चे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो हम अगर साल में ट्रांसफर कर दिया, साल के अंत में क्या किया, अगर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को समझो, बहुत ही लॉजिकली है, ठीक है। आगे चल के हो सकता है कि ये क्वेरी आएगा कि सर एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस को हम पीएल में तो ले जाते हैं, बट नॉर्मली हर लेजर का बैलेंस होता है उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट खर्चे को क्यों नहीं करते, क्योंकि सर ये खर्चा क्या होता है, पीएल में चला जाता है, और जैसे ही पीएल में ट्रांसफर होता है तो वो खर्चा का बैलेंस क्या होता है, 0 हो जाता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो वहीं खत्म हो जाता है, यानी उसी साल क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसी साल जो भी खर्चा होता है हम उसे पीएल अकाउंट में ले जाते हैं। अब जरा आप सोचो कि पीएल अकाउंट में ले जाने से क्या होगा, तो सर खर्चा है, अगर हम इसे पीएल अकाउंट में ले जाएंगे तो ये हमारे प्रॉफिट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, तो रिड्यूस का मतलब होता है प्रॉफिट को घटा देगा, क्या करेगा, प्रॉफिट को क्या करेगा, घटा देगा, प्रॉफिट को कम कर देगा, प्रॉफिट को कम करेगा यानी घटा देगा, ठीक है। जितना आप ज्यादा खर्चा करोगे उससे आपकी प्रॉफिट क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉफिट कम हो रही है, जैसे ही आपकी प्रॉफिट कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, बिजनेस के ऑनर का, तो प्रॉफिट जितना होगा उतना क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। और जरा सोचो कि खर्चा करने की वजह से अगर प्रॉफिट कम हो गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, कैपिटल भी घट जाएगा, कैपिटल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगा कैपिटल, रिड्यूस होगा कैपिटल,
ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसकी एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ कि पूरे साल भर हमने खर्चा किया, उस खर्चे को हमने क्या किया, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर होगा तो ट्रेडिंग और पीएल, और पार्टनरशिप भी होगा तो ट्रेडिंग एंड पीएल, बट कंपनी होगा तो केवल हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। वो आगे चल के आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है। अभी बस ये समझो कि कोई भी खर्चा होता है तो उसे पूरे साल भर जो भी खर्चा होता है उसे हम क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या वो अगले साल उसका बैलेंस कुछ होता है? तो नहीं सर, अगले साल क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसका बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। अगर बैलेंस जीरो हो जाएगा तो इस खर्चे को हम क्या बैलेंस शीट में दिखाएंगे? बैलेंस शीट में क्या होगा, दिखाएंगे? बिल्कुल भी सर नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। बट अल्टीमेटली सर आप बोल सकते हो कि चूंकि खर्चा पीएल में गया, इससे प्रॉफिट घटा, तो प्रॉफिट की वजह से हमारा कैपिटल भी घटेगा, और कैपिटल को तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है। तो इसको आप समरी में और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर हम कोई सा भी खर्चा करते हैं, अगर हमारा खर्चा बढ़ता है, क्या मैं बोल रहा हूं, खर्चा बढ़ता है, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट घटेगा। खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घटेगा। खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। ठीक है। और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घटेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका होता है, प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस के ऑनर का होता है। और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल भी क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है। तो आई होप लिंक आप लोग समझ लिए होंगे कि कोई खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घटेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली बट अब खर्चे की वजह से प्रॉफिट हमारा घट रहा है, और जैसे ही प्रॉफिट कम हो रहा है तो मेरा कैपिटल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ लिए होंगे कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस वो होता है जो हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं और इनकर्ड करते हैं। ठीक है। किस चीज के लिए, गुड्स के लिए कर सकते हैं, सर्विस के लिए भी कर सकते हैं, और किसी अदर चीज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो जो होती है हमारी खर्चा होती है, और वो खर्चे की जो लाइफ होती है, उसकी जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो खर्चा जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमें फायदे मिलेंगे वो केवल 1 साल तक मिलेंगे। और 1 साल के बाद क्या होगा सर, जब साल खत्म होगा तो उस खर्चे को हम पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल घट जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेंसेस सर कितने टाइप के हो सकते हैं, यानी कैटेगरी। तो देखो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझो कि जो आपके जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, बिजनेस में बेसिकली 2 प्लेस होते हैं। ठीक है। जो बिजनेस जो रन होता है उसके लिए बेसिकली 2 प्लेस होते हैं। एक तो होता है फैक्ट्री, एक क्या होता है, फैक्ट्री, और दूसरा होता है ऑफिस। ठीक है। अब सर दोनों अलग अलग होता है क्या, बिल्कुल। अब देखो जहां पे फैक्ट्री में जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर होगा वही आपका ऑफिस नहीं होगा। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री वैसा जगह पे हो जहां पे एक्चुअली प्रॉपर मात्रा में आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, आपके पास वैसा मैन पावर अवेलेबल हो, तो वहां पे आप फैक्ट्री बनाओगे। ठीक है। और ऑफिस क्या होता है कि ऑफिस वो जगह होता है जहां से आप सारे बिजनेस को मैनेज करते हो। ठीक है। मैंने क्या बोला कि फैक्ट्री होता है, यहां पर क्या होता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। यहां पे क्या होता है, गुड्स को तैयार किया जाता है, गुड्स को तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे खर्चे आते होंगे। ठीक है। उसी तरह से अब देखो गुड्स आप तैयार कर दिए तो क्या वो बिक जाएगा, नहीं सर। गुड्स तैयार होता है तो उसको प्रॉपर अच्छे ढंग से क्या होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसकी ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, और ऑफिस में उसकी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। ऑफिस में क्या होता है, यहां से क्या होता है, यहां पे तो फैक्ट्री में तो सर केवल गुड्स तैयार होता है। ऑफिस में क्या होता है, यहां पे यहां ऑफिस से क्या होता है, बिजनेस को मैनेज किया जाता है। ऑफिस से क्या होता है, बिजनेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है। बिजनेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि खर्चा को हम कितने टाइप में बांट सकते हैं। तो सर खर्चा को तो इस हिसाब से लगता है कि हम 2 भाग में बांटेंगे, बिल्कुल सही। एक तो होगा सर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, और दूसरा होगा ऑफिस से रिलेटेड खर्चा। बिल्कुल।
एक तो होगा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, तो इसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि देखो आपका बिजनेस ही इसी चीज का है कि आपने गुड्स को तैयार करते हैं और उसी गुड्स को बेचते हैं, तो उस पे जो खर्चा लगता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, फैक्ट्री, क्या बोलता हूं मैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जहां पे गुड्स तैयार होता है, तो फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होगा सर, ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा, इसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेट गोल क्या था, आपको गुड्स बना के बेचना, तो जो गुड्स बनाने में जो खर्चा हुआ वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन अब उस गुड्स को बेचने के लिए बहुत सारे और भी खर्चे करने होते, उस खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उस खर्चे को कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है ये भी बता दो, ऑफिस से संबंधित खर्चा, ऑफिस, ठीक है, आप बोल सकते हो ऑफिस से संबंधित एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हो गया सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जो बोलते हैं सेलिंग से रिलेटेड खर्चा, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होता है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ऑफिस से संबंधित खर्चा, ठीक है। तो चलो सर इसका एग्जांपल भी थोड़ा थोड़ा करके बता ही दो, ठीक है। चलो हम लोग एग्जांपल भी समझते हैं। तो देखो अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल की बात की जाए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होगा सर, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो खरीद के लाओगे वो तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, बिल्कुल सर। दूसरा, आपको जब रॉ मटेरियल खरीद के लाए तो वर्कर जो है, वर्कर उस पे काम करेगा, तो उसे क्या चाहिए, वर्कर को क्या मिलता है सर, वर्कर को मजदूरी मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजेस। अब सर स्टाफ को तो सैलरी मिलेगा, बिल्कुल, स्टाफ किस कहां पे काम करेगा, ऑफिस में काम करेगा, और ऑफिस में काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। बट वर्कर को तो मजदूरी मिलता है, उसे हम डे टू डे वेजेस देते हैं, तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है, वेरी गुड सर। फैक्ट्री के खर्चे में तो रेंट भी आएंगे, फैक्ट्री के रेंट भी देने पड़ेंगे, फैक्ट्री के बिजली बिल भी देने पड़ेंगे, बिल्कुल, और सारे भी खर्चे होंगे जैसे फ्यूल के खर्चे, ठीक है, वो भी देने पड़ेंगे सर, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है, जैसे मैंने बोला फ्यूल का खर्चा, ठीक है। अब सर रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, तो अगर मान के चलो दूर से लाएंगे तो हमें भाड़ा देना पड़ेगा, उसे हम फ्रेट बोलते हैं, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा। ऑक्ट्री भी बोला जाता है, जब आप देश से बाहर से लाते हो तो ऑक्ट्री का खर्चा आता है, उससे फिर जब लाते हो तो कैरेज आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल को खरीद के लाने का खर्चा, यानी आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके और उसे तैयार करने तक जो आप फैक्ट्री में खर्चे करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब देखो आप बोल सकते हो कि सर ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में तो नहीं है, आप क्यों बता रहे हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका 3-4 क्लास में एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन मैं आई बिलीव कि मैं गारंटी इस चीज का ले सकता हूं कि आगे चल के आपको चीजें बहुत स्मूथली समझ में आएंगे। अब अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि खर्चा क्या होता है, अब खर्चे को कितने भाग में बांटे हैं, तो ये सब क्लियर रहेगा, अगर आपको बेसिक टर्म्स क्लियर रहेगा ना, तो आपकी अकाउंटिंग बहुत फटाफट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इस चीज को पहले समझ लो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले, ठीक है। और आई होप कि मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप लोग बताओ, क्योंकि अगर नहीं मुझे पता चलेगा तो मैं, क्योंकि देखो मैं कैमरे के सामने में बोल रहा हूं, मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ रही, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना, मैं उस तरह से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तो सर आप बता दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जाम्पल।
ठीक है, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा। तो सर ऑफिस से रिलेटेड खर्चा क्या हो सकता है, तो ऑफिस रेंट होगा, ऑफिस रेंट होगा, सैलरी होगा, स्टाफ को हम क्या देंगे, सैलरी देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट चुकाएंगे, ब्याज चुकाएंगे, ठीक है, फिर कमीशन होगा, एजेंट जो काम करेगा उसे हम कमीशन देंगे, ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का जो आप देखो, आप बोलोगे सर रेंट तो वहां भी दिखा रहे हो, तो यहाँ पे ऑफिस का रेंट दिखा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी ऑफिस का, ऑफिस से संबंधित कोई भी खर्चा है तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। कोई टेलीफोन का खर्चा है जो ऑफिस में लगाया गया है, तो टेलीफोन का एक्सपेंसेस, ये सब सब क्या होंगे, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन आपको समझ में आया ना, एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को कम करने के लिए जो यूज होता है उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। टैक्स के खर्चे, ये सब सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टैक्स के खर्चे ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आई होप आपको कैटेगरी समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। अभी बस आप इतना समझ लो कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा जो होता है, सेल से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली काम हमारा तो गुड्स को बनाना था, तो गुड्स को बनाने में जो फैक्ट्री में जो खर्चा लगा वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग एक्सपेंसेज में ही दो आपको टर्म सुनने को मिलेगा अकाउंट्स में, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझते हैं। अब देखो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चा जिसे हम एडवांस में पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस जिसे हम एडवांस में पे करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये हमारी अकाउंटिंग पीरियड है, मैंने क्या बोला कि अकाउंटिंग पीरियड जो होती है जनरली क्या होता है कि आपका जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ, या फिर अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और मार्च 31 को खत्म होता है, ठीक है। मान के चलो कि ये आपकी अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। चलो अब देखो इसको, अब आपने क्या किया, एक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया। इंश्योरेंस प्रीमियम जानते होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सारे होता है, जैसे लाइफ को कवर करने के लिए आपने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम को पे किया। अब देखो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो 50,000 का पे किया। कितने का पे किया, 50,000। कब पे किए, आप पे किए हैं अक्टूबर में, 1 अक्टूबर, ठीक है। चलो मैं ईयर का नाम नहीं दे रहा हूं, आप ले सकते हो, 1 अक्टूबर 2021 ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया 1 अक्टूबर 2021 को, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रीमियम को जो 50,000 पे किए, इसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो आपकी जो अकाउंटिंग पीरियड हुई वो कब शुरू हुई थी, 1 अप्रैल को शुरू हुई थी सर, खत्म मार्च 31। तो आपने क्या, 1 अप्रैल से मार्च 31 तक कितने महीना होता है, आप कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 12 महीने होता है। टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 महीना। आप कब पे कर रहे हो, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को पे कर रहे हो। तो आप जरा ये देखो कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक और 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक कितने महीने होते हैं, ठीक है। आपने 1 अक्टूबर को पेमेंट किया है, तो जरा आप बताओ 1 अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ होते हैं। तो आप, लेकिन ये पेमेंट तो 1 साल के लिए आपने किया, तो जो खर्चा हुआ, अब जरा ध्यान से इस चीज को देखना, ठीक है। आपका जो एक्सपेंसेस हुआ वो तो इस साल का 6 महीने का हो गया, बाकी जो 6 महीने है, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक, 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक का जो खर्चा है वो आपका तो खर्चा हुआ उस करंट ईयर का, करंट ईयर का एक्सपेंसेस हुआ, करंट ईयर का एक्सपेंसेस हुआ। लेकिन जो अप्रैल से, यानी मार्च 31 2021 में, मान के ये 2000, मैं इसको बोलता हूं 2022, ठीक है, अप्रैल 1 2021 को शुरू हुआ, ठीक है, और मार्च 31 2022 को खत्म हुआ। ये जो 1 अक्टूबर 2021 से मार्च 31 2022 तक का खर्चा हुआ वो मेरा करंट ईयर का हुआ। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से आगे का खर्चा, आगे का खर्चा कब तक, 1 अक्टूबर को दिए हैं तो इस साल अंत कब होता है, सितंबर में अंत होता है,
यानी सितंबर हो जाएगा 30 सितंबर, 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर 2022 तक का जो खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का खर्चा होगा। इस साल तो हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि इस साल तो हमारा मार्च 31 को हमारा बुक्स क्लोज हो रहा है, तो ये हुआ नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इस नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस को बाबू बोलते हैं एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो अगले 6 महीने का जो हमारा जो साल खत्म हो रहा है उसके बाद का जो हम इसी साल पेमेंट कर दिए वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया एडवांस एक्सपेंसेस। इसी को अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो सब कैसे निकालेंगे, अरे वेरी सिंपल है, 6 महीने का आप जो पेमेंट किए हो 50,000, ये पूरे 12 महीने के लिए पे किए हो, तो 6 महीने का जो खर्चा होगा कितना होगा, 25,000 जो हुआ वो करंट ईयर का खर्चा हुआ। बाकी का जो 6 महीने हुआ, ठीक है, बाकी का जो 6 महीने हुआ ये भी 25,000 होगा, ये 25,000 जो होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, उसी को हम एडवांस एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सर इसका जो है वो इसका डेफिनेशन भी बता दो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको कैसे हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई सा भी एक्सपेंसेस जिसे हम पे तो करते हैं करंट ईयर में, मैं क्या बोल रहा हूं, पे कर रहा हूं मैं करंट ईयर में, यानी जिस साल हमारी अकाउंटिंग चल रही है, जो जिस साल कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसी साल पे हुआ है। ठीक है, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, यानी इसका संबंध जो है पे किए हैं करंट ईयर में, बट रिलेटेड जो है उसका संबंध जो है नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से है, बट रिलेटेड टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। मैंने क्या बोला कि ऐसा खर्चा, ठीक है, जिसे हम पे किए हैं इसी साल, जिस साल हमारी अकाउंटिंग पीरियड चल रही है। ठीक है, बट उसका बेनिफिट जो होगा, बेनिफिट यानी कि उसका बेनिफिट नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मिलेगा। इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट जो है वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मिलेगा, तो उस तरह के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। उस तरह के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऐसा खर्चा जिसका पेमेंट करंट ईयर में है लेकिन उसका बेनिफिट हमें अगले साल में मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताते चलो। डेफिनेशन समझ में आ गया कि ऐसा खर्चा जिसे हम करंट ईयर में पे करते हैं, बट इसका जो संबंध है, रिलेटेड है, इसका संबंध जो है नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर है, बेनिफिट हमें नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मिलेगा। तो सर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अब देखो, खर्चा है तो सर खर्चा को तो हम पीएल में ले जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन ये इस साल का तो खर्चा नहीं है, ये अगले साल का खर्चा है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं तो ये नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का खर्चा है। मैं क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट यानी अगले साल का, ये नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस है। अब हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो तो करंट ईयर का करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करेंगे वो कब का करेंगे, वो करंट ईयर का कर रहे हैं, तो करंट ईयर में सर बता दो। नेक्स्ट ईयर तो समझ गए कि सर खर्चा है तो उसे हम खर्चा में दिखाएंगे, पीएल में ले जाएंगे, और पीएल से हमारा क्या खर्चा है तो प्रॉफिट घटेगा और कैपिटल घटेगा। लेकिन इस साल क्या करेंगे, सर इस साल का तो ये मेरा खर्चा ही नहीं है। तो ठीक है बाबू, अगर इस साल का खर्चा नहीं है तो हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पेमेंट किया, बेनिफिट आगे मिलेगा। तो आप देखो, एसेट का मैंने क्या डिफिनेशन पढ़ाया था, एसेट वो चीज होता है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है। तो ये भी तो वही है, पेमेंट अभी कर रहे हैं बट बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा है। ठीक है, बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा है, ये वर्ड भी मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, रिलेटेड टू नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, यानी बेनिफिट क्या हो रहा है, फ्यूचर फिनेंशियल ईयर में मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेनिफिट फ्यूचर में मिल रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है, करंट ईयर में नहीं मिल रहा है, बेनिफिट फ्यूचर ईयर में मिल रहा है, इस साल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जरा सोचो कि अगर हमें कोई सा भी पेमेंट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिला, वही तो एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होगा, सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा, तो सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट होगा।
ठीक है। अब सर असेट को भी तो हम लोग तीन भाग में बांटे थे, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू, फिक्टिटियस एसेट। तो असेट में ये कौन सा एसेट होगा सर, ये भी बता दो। तो देखो बाबू, असेट में ये करंट एसेट होगा। ये क्या होगा, करंट एसेट होगा। और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब सर बैलेंस शीट पे कौन से साइड में दिखाओगे, तो बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको पता है कि जब असेट और लायबिलिटीज का मैंने डिफरेंस बताया, तो मैंने बताया कि असेट को हम कहां दिखाते हैं, राइट हैंड साइड। कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में, राइट हैंड साइड में। यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कहां दिखाएंगे, राइट हैंड साइड में दिखाएंगे। ठीक है। आई होप इससे बेहतर नहीं हो सकता है। मैंने एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस अच्छी तरह से समझा दिया कि वो सारा खर्चा जिसे हम करंट ईयर में पे करते हैं, बट उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर ईयर में मिलता है, यानी उसका संबंध नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, वो हमारा एसेट होता है, उसे हम करंट एसेट कैटेगरी में रखते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, अब देखो यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे खर्चा तो हो गया, खर्चा तो हो गया, बट पेमेंट जो है हम पेमेंट उसका नहीं कर पाए। ठीक है, खर्चा हमने अपने बिजनेस में कर लिया, बट पेमेंट नहीं हो पाया। जैसे देखो, रेंट, हमारे ऑफिस का जो रेंट था, ठीक है, हमारा ऑफिस रेंट का रेंट था 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्च में हमें बुक्स क्लोज करना था, बहुत सारे खर्चे आए थे। ठीक है। अब चूंकि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उससे अच्छा जान पहचान है, तो मैंने बोला कि जो मार्च का रेंट होगा, मार्च का रेंट नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। मार्च का रेंट क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। ठीक है। तो लैंडलॉर्ड मान गया कि चलो हमारे पास इतने दिन से मुझे रेंट पे कर रहा है, तो चलो एक मंथ इसको दिक्कत है पैसे का, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में पे कर देना। बट यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है कि मार्च का, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफिस रेंट जो मार्च का है, ध्यान से सुनो, ऑफिस रेंट जो मार्च का है, ठीक है, वो क्या हो गया, ड्यू हो गया। क्या हो गया, ड्यू हो गया। खर्चा तो हो गया, रेंट तो हम ऑफिस में थे, हमारा ऑफिस में काम हुआ, मार्च खत्म हुआ, तो रेंट तो हो गया। ठीक है, बट हमने उसका पे नहीं किया। ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड, हमने उसकी क्या की, पेमेंट नहीं की। अब अकाउंटेंट मेरे पास आया कि सर अकाउंट्स तो हमारा आप पे करे या ना करे आपका इंतजार तो नहीं कर सकते, अकाउंट्स तो हमें मार्च 31 को क्लोज करना पड़ेगा, मार्च 31 को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स की शुरुआत कब की थी, 1 अप्रैल को की थी। तो सर मार्च 31 को जब हम क्लोज करेंगे, तो हमको अपने बुक्स में आउटस्टैंडिंग, मैं आउटस्टैंडिंग को O/S लिख रहा हूं, आप लोग समझ लेना कि मार्च 31 को आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास 10,000 की हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो सर हमें तो इसे आउटस्टैंडिंग के रूप में दिखाना होगा, यानी ऐसा खर्चा जो क्या हुआ, हो तो गया, एक्सपेंसेस तो हो गया, इनकर्ड हो गया, इनकर्ड मतलब हो गया खर्चा। ठीक है, उसका बेनिफिट हम ले लिए, उसका जो मजे लेने थे हम ले लिए, यानी उस ऑफिस में हम अपना बिजनेस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट पेमेंट नहीं किए। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंटेंट आया कि सर ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो बोले ठीक है, हमारा कोई बात नहीं, अब आप इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में अपने बुक में इसे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो आई होप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डिफिनीशन समझते हैं कि डिफिनीशन क्या, हम लोग अगर हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, अब देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, इतना ही काफी है, बट इन केस मैं उसको डिफिनीशन भी लिखा देता हूं कि अगर कभी आपके एग्जाम में आएंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, तो आप लिख सकते हो। अब सर कैसे लिखेंगे, तो मैं जिस तरह से लिखा रहा हूं ना, जिस तरह से प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, वैसे ही आपको भी प्रेजेंट करने हैं। वो सबसे ज्यादा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो जितना अच्छे से आप ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हो, टेबुलर वे में प्रेजेंट करते हो, एग्जामिनर के लिए उतना ही अच्छा होता है उसको चेक करने के लिए। तो मैं जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं, क्या उसी तरह से लिखोगे, बिल्कुल उसी तरह से लिखना। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, एक्सपेंसेस क्या हुआ, इनकर्ड हुआ। इनकर्ड मतलब खर्चा हो गया, खर्चा क्या हुआ, हो गया। ठीक है, वेरी गुड। बट, किंतु परंतु, खर्चा तो हो गया बट नॉट पेड, नॉट पेड। ठीक है, क्या हुआ, खर्चा हो गया,
यानी यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि खर्च हुआ, यानी हमने मजा ले लिया उस एक्सपेंसेस का। ठीक है, जैसे मुझे स्टाफ को सैलरी देना था तो बेचारा वो तो काम कर दिया, उसके काम के मजे तो ले लिए, बट पेमेंट के टाइम में बोला कि मैं इस मंथ में नहीं दूंगा, नेक्स्ट मंथ में दूंगा, यानी खर्च तो हो गया, यानी हमें उसका बेनिफिट तो मिल गया। ठीक है, उस खर्च का बेनिफिट तो मिल गया, बट पेमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ? पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी खर्चा तो हो गया, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अब इसे थोड़ा सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा दो कि एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करने वाले हैं, तो देख लो। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये क्या तुम्हारा करंट ईयर का खर्चा है? ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, करंट ईयर का खर्चा हुआ। अब देखो करंट ईयर का खर्चा है या नहीं है, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ। तो सर खर्चा तो हम कर लिए हैं, इसका बेनिफिट तो मिल गया है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हुआ कि बेनिफिट करंट ईयर में मिल गया है। बेनिफिट जो हमें मिलना था, बेनिफिट करंट ईयर में, यानी जिस साल हम अकाउंटिंग कर रहे हैं करंट ईयर में मिल चुका है। करंट ईयर में क्या हुआ? मिल चुका है, यानी बेनिफिट तो हम ले लिए हैं, खर्चे का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हम करंट ईयर में ले लिए हैं। तो सर अगर हम करंट ईयर में ले लिए हैं तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा करंट ईयर का खर्चा तो है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस तो है। अब देखो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो बाबू करंट ईयर में एक्सपेंसेस हुआ, तो एक्सपेंसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा है वो तो अप्लाई करेगा, यानी ये एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ट्रांसफर होगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने बताया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, वहां ट्रांसफर होगा। इससे क्या होगा? प्रॉफिट घटेगा, रिड्यूस होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा? कैपिटल भी घटेगा, कैपिटल भी क्या होगा? कम होगा, कैपिटल भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो यहां तक तो क्लियर है? बिल्कुल सर, कि हमारा करंट ईयर का खर्चा है तो इसे तो हम पीएल में दिखाएंगे ही, भले ही ये आउटस्टैंडिंग है लेकिन उसका इंपैक्ट जो है हमें पीएल में दिखाना होगा, क्योंकि वो हमारा करंट ईयर का खर्चा है। प्रीपेड में हम ऐसा नहीं किए, क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का खर्चा नहीं था, नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, तो नेक्स्ट ईयर पीएल में जाता। ठीक है, बट आउटस्टैंडिंग तो मेरा करंट ईयर का खर्चा है। ठीक है सर, हो गया क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां बंद कर दूं? देखो सर, आउटस्टैंडिंग का मेरे को तो इतना समझ में आया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि खर्चा हुआ, पेमेंट नहीं किए। तो क्या सर स्टाफ से काम करा लिए तो आज नहीं तो कल पे तो करोगे ना? ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टाफ से काम करा लिया, उसका पेमेंट जो है बंद कर दोगे, आप पेमेंट करोगे ही नहीं, आज नहीं तो कल तो उसका पेमेंट करोगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है सर, आप उसे अगर फ्यूचर में पेमेंट करना है, अगर इस खर्चे का पेमेंट फ्यूचर में करना है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लायबिलिटीज के डिफिनेशन में आ रहा है सर। लायबिलिटीज में आपने क्या पढ़ाया था? आपने बताया था कि कोई सा भी चीज जिसे हम फ्यूचर में पे करते हैं, रीपे करते हैं, जिसे हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, बिजनेस से कैश बाहर जाता है, तो सर वो तो हमारा लायबिलिटीज होगा। तो इस तरह से सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा लायबिलिटीज होगा, और सर लायबिलिटीज होगा तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सर इसे कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किस साइड दिखाएंगे? तो सर लायबिलिटीज को किस साइड दिखाते हो? उसी साइड दिखाएंगे, इसमें कौन सा नया बात है? बिल्कुल। तो किस साइड दिखाते हो ये भी बता दो। सर बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होता है उसे हम दिखाते हैं लेफ्ट साइड में। कहां दिखाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। यानी आप अपने हाथ को इस तरह से फैला दो और आपका जो बायां हाथ आ रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे आप लायबिलिटीज को दिखाओगे। ठीक है, चलो। अब सर ये भी बता दो कि लायबिलिटी ये कौन सा नेचर का लायबिलिटीज है, करंट है या नॉन करंट है? तो बाबू देखो, अगर किसी का सैलरी मार के रखे हो, रेंट मार के रखे हो, तो एटलीस्ट 1 साल के अंदर तो चुका दोगे ना। और अगर किसी भी लायबिलिटीज को 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है तो वो हमारी करेंट लायबिलिटीज होती है। वो हमारी कौन सी लायबिलिटीज होती है? करेंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने 2 ट्रीटमेंट किया। ठीक है, हम एक तो क्या कर रहे हैं, पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी खर्चा है, और दूसरा हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं।
तो ठीक है, आई होप मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अच्छे से समझा दिया। देखो मैं अपना बेस्ट देता हूं, जितना मुझे लगता है कि मैं जितना अच्छे से समझा सकता हूं अच्छे से मैं समझाने की प्रयास करता हूं। फिर भी ठीक है, एज अ ह्यूमन गलती मेरे से भी हो सकता है, मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप जरूर सुधारने का मौका देना, आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि सर यहाँ पे गलती हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरी गलती निकाली है, मैं इससे क्या होगा, मुझे ये फायदा होगा कि आगे चल के मैं वो गलती नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग की क्लास ऑलरेडी, मैंने एक्सपेंसेस को 10 मिनट में भी समझा सकता था, 5 मिनट में, बट मैंने चाहा कि एक्सपेंसेस का एकदम पूरा उसका जो होता है ना इंजीनियरिंग करके एकदम पूरा पार्ट पुर्जा मैं अच्छे से समझा। तो वो मैंने किया। एक्सपेंसेस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो मैंने समझाया। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो मैंने समझाया। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है उसको समझे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है उसको समझे। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मेरे को लगता है अप्रॉक्स 45 मिनट का लेक्चर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करके समझाना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।